जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम रामसर कन्वेंशन को और सम्मेलन को देखेंगे और रामसर जो साइट्स हैं उनके बारे में देखेंगे, भारत में देखेंगे और आर्द्र भूमियों का क्या महत्व है, आर्द्र भूमियों को या वेटलैंड्स को देखेंगे हम। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं कि रामसर सम्मेलन क्या था और ये कहाँ हुआ। तो ये जो रामसर सम्मेलन हुआ, ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए हुआ था। संरक्षण, वेटलैंड या आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए हुआ था। तो ये पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या संधि थी जो कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए की बात करता है। इसको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो इम्पोर्टेंस के, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमियां होती है उनके संरक्षण करता है और इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। और ये इसका नाम रामसर सम्मेलन इसलिए पड़ा क्योंकि ये ईरान के शहर में हुआ था। ईरान का एक शहर है, उसका नाम है रामसर। तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन। तो ये कब हुआ था? 1971 में, 1971 में, और 1975 में ये पूरा लागू हो गया था। इसके तहत जो नियम बनाए गए थे उनके तहत आर्द्र भूमियों को संरक्षित किया गया था। और ये जो सम्मेलन हुआ था ये यूनेस्को के द्वारा हुआ था। यूनेस्को के द्वारा हुआ था और ये इंटर गवर्नमेंटल, अंतर सरकारी पर्यावरणीय संधि है। तो ये हमने रामसर के बारे में देखा है। और ये क्या करता है, जैसे आर्द्र भूमियां होती वहां पर कई सारे पशु पक्षी, जो जलीय पक्षी होते हैं वो आकर बैठते हैं या उनका आवास होता है, तो उनको उनके संरक्षण को सुनिश्चित करता है। जो और इसी के तहत क्या हुआ कि 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। और इस सम्मेलन के तहत मतलब अभी इसमें 170 देश इसमें भागीदार या सम्मिलित है। और ये अभी तक इसके तहत, रामसर सम्मेलन के तहत 2400 आर्द्र भूमियां इसकी लिस्ट में शामिल है और भारत की 75 है। भारत में अभी तक 75 शामिल हो गई। तो देखते हैं आर्द्र भूमि क्या होती है। आर्द्र भूमि रामसर कन्वेंशन की जो वहां पर जो सम्मेलन हुआ था उसमें एक परिभाषा दी गई थी कि क्लीन वाटर, स्वच्छ जल की नदियां, झीलें, मैंग्रोव, जो खारे पानी में जल होता, दलदल, बाढ़ के मैदान, बाढ़ के जंगल, धान के खेत, प्रवाल भित्तियां, वे सभी समुद्री क्षेत्र जहां आने वाले निम्न ज्वार 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं होते को आर्द्र भूमि के रूप में शामिल किया जाए। इन सब चीजों को जो दिया गया है कि इन सबको आर्द्र भूमि के रूप में माना जाएगा, आर्द्र भूमि के रूप में माना जाएगा। और इसमें सिर्फ जो जहां पर 6 मीटर से अधिक गहरे ज्वार आते हैं उनको शामिल नहीं किया गया। तो जो जो ये सारी चीजें इनको आर्द्र भूमियों के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इन क्षेत्रों में। और भारत सरकार के द्वारा भी आर्द्र भूमियों की परिभाषा दी गई जिसके अंतर्गत ये नदी हो गए, नदी के आसपास का जो इलाका और नदी वाला इलाका, वहां पर जो धान के खेत होते हैं, जैसे दलदली एरिया होता है, तो धान के खेत में क्या होता है, पानी पानी होता है, पानी पानी। और खेत खेत नहरों के आसपास वाला क्षेत्र फिर नमक उत्पादन करते हैं, जैसे क्यारियां बनाई जाती है, उसमें पानी होता है। वहां पर भी छोटे छोटे पेड़ पौधे या जीव जंतु, जो सूक्ष्म जीव वो रहने लग जाते हैं। और मनोरंजन एवं सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित अन्य ऐसे क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाएगा जो कमर्शियल एक्टिविटीज के जो किया गया के लिए उपयोग किया जाते हैं उनको आर्द्र भूमि में शामिल नहीं किया गया। तो ये हो गई आर्द्र भूमियां, वेटलैंड्स। ये देखिए, ये आर्द्र भूमियां ऐसी होती है। आर्द्र भूमियां एक दलदली एरिया के जैसे होता है। ये मणिपुर की लोकटक झील है। मणिपुर की लोकटक झील है, जो यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है, किबुल लामजाओ। और ये इनको फुमड़ीस बोलते हैं। इसको हमने एक पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ये यहाँ पर ऐसे पक्षी जो प्रवासी पक्षी रहते हैं, प्रवासी पक्षी जो प्रवास के दौरान इन आर्द्र भूमियों पर रहने के लिए आते हैं। जैसे राजस्थान का जो सांबर लेक वाला जो इलाका है वहां पर साइबेरिया से कई सारे पक्षी आते हैं। और ऐसे कई देश में भी कई पक्षी एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेवल करते हैं और प्रवास करते हैं। तो देखते हैं, ये जो आर्द्र भूमियों को बनाने के लिए
जो सूचित करता है रामसर साइट में, इसके तहत कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ मानदंड होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है। और तो इनका क्राइटेरिया क्या होता है कि सबसे पहले तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता वाला ये रीजन होना चाहिए। वहाँ पर कई सारे पेड़ पौधे होने चाहिए, जीव जंतु आसपास होने चाहिए, और पानी पानी और दलदली एरिया होना चाहिए। सूखा एरिया नहीं होना चाहिए, सूखा सूखा नहीं होना चाहिए। पौधों और जो पशुओं की आबादी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद में जो संकट प्राय प्रजाति है, जो इंडेंजर्ड होने हुए, उनका मतलब उनको बचाने के लिए उनकी मात्रा सही होनी चाहिए। और जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे सूखा आ जाता है या बारिश ज्यादा हो जाती है, इसके कारण वहाँ की जैव विविधता का वो नुकसान पहुंचता है, तो उसको प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रजातियों का सहारा देने के लिए ये सब किया जाता है। तो ये कुछ मानदंड हो जाते हैं। और इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि इनका संरक्षण क्यों किया जाता है, इनका महत्व क्या होता है। तो सबसे पहला तो ये इनका महत्व होता है कि इनका ये जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करती है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने में सहायक होती है। जैसे क्या होता है, ये जिस एरिया में होते हैं वहां पर कई सारे पेड़ पौधे या जीव जंतु होते हैं, तो वहां पर उन जीव जंतुओं के आवास आवास मिल जाता है रहने के लिए। उसके बाद में ये CH4 मीथेन और CO2 कार्बन को सोख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा मात्रा में अवशोषण करते हैं। और मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनको भी उनको भी उनकी मात्रा बढ़ने से रोकते हैं, उनको भी स्थिर करने में सहायक करते हैं। जैसे बाढ़ वाला एरिया होता है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, जैसे ये इधर भूमि वाला इलाका और ये जलीय है, मतलब बीच में ये आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र बनता है, तो ये पानी को आगे नहीं जाने देता। जैसे मैंग्रोव जो है, सुंदरवन का जो डेल्टा है, वहां पर मैंग्रोव, तो वो इसी क्षेत्र में वो तो बाढ़ बाढ़ को रोकते हैं, बाढ़ को रोक लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करते हैं। उसके बाद में ये इसका का ये हो गया। प्रवासी पक्षी जो साइबेरिया से आते हैं, कई सारे पक्षी एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेवल करते हैं, जैसे फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो एक बर्ड होता है जो कि साइबेरिया रूस से आता है, सांबर लेक में, जो कि राजस्थान में नवंबर से फरवरी के माह के बीच में आता है। उसके बाद में इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। जैसे इसको सिक्किम में कई सारी झीलों को होता है, जैसे एक झील है सिक्किम में, खेचो पल्लरी झील, उसको उस झील को माना जाता है कि इस झील में इच्छा पूरी होती है। जो भी इच्छा करके वहां पर नहाते हैं तो वहां पर इच्छा पूरी हो जाती है। मणिपुर की जो लेक थी, हमने अभी डिस्कस किया था, वो उसको उस लेक को वहाँ के जो लोग हैं उसको ईमा या माँ के रूप में पूजा करते हैं, माँ के रूप में पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे या झीलों के किनारे छठ पूजा की जाती है। तो इस तरीके से सांस्कृतिक महत्व भी देखने को मिलता है। तो ये हमारी सांस्कृतिक महत्व भी देख लिया हमने, संरक्षण क्यों और महत्व क्यों होता है ये देख लिया। अब इनको खतरा भी होता है, जैसे कई बार मानव गतिविधियों के कारण, जैसे पानी पानी निकाल लिया उसमें से, या फिर वहां पर कुछ अवैध गतिविधियां, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, शहरीकरण, जैसे आजकल मकान बना रहे हैं तो सभी जगह अव्यवस्थित बना रहे हैं, मतलब गड्ढों को भर दिया जाता है, पानी की मात्रा, जीव जंतु को इससे नुकसान होता है। जलवायु परिवर्तन होने लगता है, जलवायु परिवर्तन जैसे अभी ताप वर्षा बहुत ज्यादा होने लगती है, या फिर कभी बहुत कम होने लगती है, या फिर कभी सूखा पड़ जाता है, कभी तूफान आ जाता है, चक्रवात आ जाता है। इस वजह से आर्द्र भूमियों को संकट पैदा हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं आगे, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड देखते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, ये एक तरह की लिस्ट है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक तरह की लिस्ट है, जो आर्द्रभूमि की स्थिति, जो आर्द्रभूमि जिसकी स्थिति खराब होने वाली है, खराब हो रही है, तो उसको इस लिस्ट में सूचित कर दिया जाता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। तो भारत में किबुल लामजो, नहीं, केवलादेव और लोकटक लोकटक इन दोनों जिलों को रखा गया था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। इसके बाद में भारत में रामसर साइट 75 है। अभी इसमें कुछ समय पहले ही 2022 में के एंडिंग में इसमें 11 जो रामसर साइट को ऐड किया गया, जब इनकी संख्या 75 हो गई, 75 हो गई। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी
11 ऐड की गई। तो तमपारा लेक जो कि उड़ीसा में, हीराकुंड रिजर्वायर ये भी उड़ीसा में, अनूसा लेक ये भी उड़ीसा में, उड़ीसा के 3 जिले। उसके बाद में यशवंत सागर ये मध्य प्रदेश में, यशवंत सागर। उसके बाद में चित्रानगुड़ी ये तमिलनाडु में। उसके बाद में सुचिचंद्रम थिरौर। फिर उसके बाद में वधु और वर्ल्ड सेंचुरी। उसके बाद में कजी कांजी कांजीराकुलम। उसके बाद में महाराष्ट्र में ये थाने क्रीक। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में हिगम वेटलैंड, और जम्मू कश्मीर में एक और है सलबोग वेटलैंड कंजर्व रिजर्वेशन रिजर्व। तो उसके बाद में ये भारत में कई सारे राज्यों में कई सारी रामसर साइट्स हैं। तो इनको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है, मेज दो कॉलम करवा लिया जाता है। तो यूपीएससी या कई सारी अन्य एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो ये के बाद ये हो गया हमारा, ये 11 साइट्स को अभी थोड़े समय पहले इनको रामसर साइट में सूचित किया गया था। तो ये हो गया हमारा रामसर साइट। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।